Hello friends, how are you all? Myself Amit Soni. So friends, today we have to start. Okay, the major portion of our syllabus is that advent of the Europeans in India. Okay, है ना? आज हम बात करने वाले हैं. Okay, this phase has been considered as the beginning of the modern history. Okay, so modern history okay starts with the arrival or advent of the European countries. अब देखो आखिर होता क्या है, वाई दिस यूरोपियंस केम इन इंडिया, ये अपन पुरानी बात करते हैं. देखो, सिंस एंशियंट टाइम वी हैव कनेक्टेड विद द यूरोपियन कंट्रीज, है ना. हम लोग क्या थे, हम यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्टेड थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन who produced the cotton in the world and also exported to the European countries. यूरोपियन कंट्रीज में भी क्या होता था, कॉटन पहुंचता था. Therefore, the people of the Greek gave Sinton word to the Indus Valley people because they produced the cotton. तो कॉटन को प्रोड्यूस करने के कारण एक सिंटन वर्ड भी दिया, है ना. तो हम लोग क्या था, सो सिंस एंशियंट टाइम वी कनेक्टेड विद द यूरोपियन कंट्रीज एंड वी एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशंस विद देम. उसी के बाद फिर जब अपन पढ़ते हैं, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया, cultural as well as the trade relations were established with the European countries. तब भी रहा हमारा. तो शुरुआत से ही हम यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेड रिलेशन, कल्चर रिलेशन बना करके रखे हुए थे. ठीक है ना. बिकॉज बौद्धिज्म वाज आल्सो स्प्रेडेड ओवर दीज कंट्रीज, है ना. ठीक है, ये शुरुआत से था. अब देखो, ठीक है, क्या ऐसी सिचुएशन आई कि जिसके कारण हमारा ट्रेड रिलेशंस रुकता है. देखो, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर वाज द इस्लामिक एम्पायर and it blocked all the route which penetrate through which penetrate to the India. एक ऑटोमन एम्पायर जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोमन एम्पायर ऑफ द टर्की ब्लॉक्ड ऑल द लैंड रूट एज वेल एज द सी रूट टू रीच इन इंडिया. तो इस ऑटोमन एम्पायर के ब्लॉक करने के कारण भारत में ट्रेड रिलेशंस यूरोपियन कंट्रीज के साथ रुक गया. In European market, two commodities were highly demanded. One was the spices and another was the calicos. In European market में सबसे ज्यादा दो commodities की highly demand होती थी. एक तो होते थे मसाले और दूसरे होते थे ये कॉटन के कपड़े या कॉटन के प्रोडक्ट्स हो गए. अब देखो, मसालों का यूज क्यों करते, they were highly demanded spices to preserve the meat. मीट को प्रिजर्व रखने के लिए ये लोग सबसे ज्यादा क्या स्पाइसेस की नीड होती थी. अब आप देखते हो, स्पाइसेस आल्सो हैव द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स के लिए यूज होता है. तो ऐसे क्या था, शुरुआत से ही यूरोपियंस का रिलेशन भारत से था, बट ऑटोमन एम्पायर के आने से ठीक है पूरा ट्रेड रिलेशंस हमारा क्या हो गया, उस रूट से ब्लॉक हो गया. And afterwards, Renaissance process has been started in the Europe, particularly over the Italy region. Renaissance का मतलब होता है फिर से जागना, जिसमें इन लोगों ने they discovered certain new things like ship building industries, paintings, उसके साथ साथ gun powder, as well as the formation of the map, है ना, compass, जितनी भी चीजें हैं these things were discovered in the या थ्रू दी रेनेसेंस से ये सब डिस्कवर्ड हुआ. अब यहीं से पोर्तुगल एंड स्पेन वर द अर्लीस्ट, पोर्तुगल एंड स्पेन वर द अर्लीस्ट अर्लीस्ट कंट्रीज हु स्टार्टेड डिस्कवरीज टू रीच इंडिया. अब इन लोगों ने क्या किया, दोनों लोगों ने, तो कौन कौन, स्पेन और पोर्तुगल ने, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन बना करके दे स्टार्टेड डिस्कवरीज टू रीच टुवर्ड्स द इंडिया. दे वांटेड टू डिस्कवर अल्टरनेटिव रूट टू रीच इन इंडिया, है ना. अब यहां पर आपने सुना होगा कि पुर्तगाल से सबसे पहला बंदा जो था उसका नाम था बार्थोलोम्यू. बार्थोलोम्यू वाज द अर्लीस्ट इंडिविजुअल हु रीच्ड टू द कैप ऑफ गुड होप. कैप ऑफ गुड होप तक कोई पहुंच पाता है यहां तक, तो वो कौन शख्सियत था, उसका नाम था क्या, बार्थोलोम्यू.
लेकिन इतना आसान नहीं था भारत तक पहुंचना। जैसे आपने सुना होगा, ओके, स्पेन से था, ओके, फ्रॉम द स्पेन, ओके, क्या नाम था, कोलंबस वांटेड टू रीच इंडिया बट ही रीच टू दी, ओके, कहां तक, अमेरिका पहुंच गया था, ठीक है, जिसका आज भी लोग बाग क्या होते हैं, ऐसा एक मजाक के रूप में काउंट करते हैं, ओके, बिकॉज इतना आसान नहीं था भारत तक पहुंचना। लेकिन एक ऐसा शख्सियत जिसने ये काम आसान कर लिया, वो था वास्को डी गामा। ओके, सो पोर्तुगीज वर दी, यहां पर बोल सकते हैं पोर्तुगीज वर दी अर्लीस्ट, ओके, अर्लीस्ट यूरोपियंस हु अराइव्ड इन इंडिया। और यही वो शख्सियत थे, दे आल्सो लास्टेड, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो यही लोग थे जो सबसे लास्ट में भी भारत से गए। in 1961, okay, they handed over the territories of the, okay, Goa, है ना, दमन दी टू दी, ओके, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये भारत से जाते हैं, तो आए पहले और गए सबसे लास्ट में। तो देखो, हम यही बात कर रहे थे कि कौन आता है सबसे पहले। इन लोगों ने क्या किया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, दे डिस्कवर्ड द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, कंपास, गन पाउडर, मैप बनाया, एंड दे स्टार्टेड डिस्कवरीज टू रीच इन इंडिया। जिसमें सबसे पहला बंदा जो आता है वो था कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन, ओके, हु रीच टू द इंडिया वाया, ओके, शिप रूट, है ना, शिप रूट के थ्रू, जो अपन बोल सकते हैं ओशियन रूट के थ्रू, ओके, ये भारत तक पहुंचता है। कौन पहुंचता है, ओके, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इन 1498, है ना, याद रखना, बाबर केम इन इंडिया इन 1526, जब हम पढ़ते हैं, ओके, दैट फेज हैज बीन कंसीडर्ड एज द, ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, व्हिच परफॉर्म्ड विद द इब्राहिम लोदी, लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब सोचो, बाबर 1526 में आ रहा है ना, एंड यूरोपियंस केम बिफोर द, ओके, मुगल्स। यूरोपियंस पहले ही आ गए थे, जिसमें सबसे पहले थे कौन, ठीक है, जिनका नाम आता है कौन, ओके, पोर्तुगीज। So Portuguese were the earliest who arrived in India, and Vasco da Gama discovered the sea route, है ना, to reach in India, है ना। इसलिए क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि इंडिया की खोज किसने करी, अरे इंडिया तो पहले से था रे। लेकिन क्या होता है, ओके, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द अल्टरनेटिव रूट टू रीच इंडिया। अब यहां से ये लोग आए, एंड दे केम फॉर द स्पाइसेस एंड कैलिकोस व्हिच वर हाईली प्रोड्यूस्ड ओवर द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहां पर सबसे ज्यादा यदि किसी का प्रोडक्शन होता था, तो वो होता था किसका दोस्तों, स्पाइसेस और कैलिकोस का। और यहीं से फिर जर्नी स्टार्ट होती है एक न्यू फेज की, जिसमें हम बोलते हैं कि इंडिया बेनिफिटेड, इंडिया को बेनिफिट भी हुआ, और फिर आगे चल करके कॉलोनिज्म भी हमको देखने को मिलता है ना। इंडिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। ये सब यहीं से सिलसिला जो मॉडर्न इंडिया की अराइवल होती है। मॉडर्न इंडिया की अराइवल व्हेन क्रिश्चियन रिलीजन केम इन इंडिया, ओके, इसी समय से बोलते हैं कि दैट फेज हैज बीन कंसीडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू कल्चर, न्यू रिलीजन, न्यू सिविलाइजेशन इन इंडिया। उसी फेज को हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, वास्को डी गामा, okay, reached in India, but it was not possible, okay, to reach directly India. Okay, he was assisted by one Gujarati merchant named as the Abdul Majid और अब्दुल मनीक। देखो, इतना आसान नहीं था वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचना। देखो, इट इज द रूट, है ना। he started his journey from the Lisbon and reached to the India via Cape of Good Hope। इस तरीके से ये कहीं पहुंचता है तो कैलिकट पर पहुंचता है। कैलिकट के पोर्ट का नाम था कप कडाबो, है ना। द नेम ऑफ सच पोर्ट वाज कप कडाबो। कप कडाबो नामक पोर्ट तक ये पहुंचा। कौन पहुंचता, वास्को डी गामा। एंड दैट फेज हैज बीन कंसीडर्ड एज द न्यू एरा और बिगिनिंग ऑफ द न्यू मर्केंटाइल फेज इन इंडिया, क्योंकि यहीं से फिर भारत का ट्रेड जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज से एक नए रूप में देखने को मिला हमें, है ना। समझ रहे हो ना। अब देखो क्या होता है, यहीं पर हम बात करते हैं वास्को डी गामा, ओके, वाज असिस्टेड बाय गुजराती मर्चेंट नेम्ड एज द अब्दुल मनीक और अब्दुल मजीद। अब यहां पर जैसे ये इंसान पहुंचा, तो इसका स्वागत कोई करता है, तो
उस व्यक्ति का जो टाइटल बोलते थे जमोरिन। ओके, द रूलर ऑफ द ओके कैलिकट जमोरिन वार्म वेलकम ओके टू द वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया। क्यों ऐसा? ओके, बिकॉज वी हैव द फिलॉसफी ऑफ द अतिथि देवो भाव, है ना। अतिथि देवो भाव जो है ना, वो हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा फ्रॉम द तैत्तरीय उपनिषद हैज बीन टेकन ऑफ, है ना। ये कहीं से लिया है? तो तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है, जो यजुर्वेद का एक भाग है। तो यहीं से क्या होता है, अतिथि देवो भाव के तहत हमारे यहाँ पर किसी का स्वागत किया गया जमोरिन का, बिकॉज ही वॉज द न्यू वन। कौन? बिकॉज ओके वास्को डे गामा वॉज द न्यू वन, ठीक है, फ्रॉम विच वी कैन अर्न ओके मोर टैक्सेस, मोर पैसा मिल सकता था। और कहीं ना कहीं ये दूसरे मर्चेंट्स को चलाना चाहता था, अरेबियन जो मर्चेंट्स पहले से ट्रेड करते थे। यहीं से सिलसिला चालू हुआ किसका? यूरोपियंस का। वास्को डे गामा आफ्टर जर्नी ऑफ द 90 days रीच टू द इंडिया। इतनी करीब उसकी लंबी जर्नी थी, जिसके बाद वो भारत पहुंचता है, और फिर उसके बाद ही सिलसिला चालू होता है भारत का यूरोपियन कंट्रीज से, है ना। तो ये आया ओके, और सोचो ही अर्न ओके 60 times प्रॉफिट, ठीक है। यदि मान के चलो 10 रुपए का एक काली मिर्च लेकर के गया, तो उसमें 60 times का ज्यादा प्रॉफिट, मतलब वो 600 रुपए करीब में उसने वहां पर बेचा। तो यहां से सिलसिला चालू हुआ, और फिर ये सिलसिला आगे तक पूरी यूरोपियन कंट्रीज, और फिर यहीं से बिगिनिंग होती मॉडर्न हिस्ट्री की, जहां से हमें आगे चल करके ब्रिटिश भारत में अराइव होते। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। इन 1498 वास्को डे गामा अराइव्ड इन इंडिया, है ना। कब आता है? 1498। अब देखो, इसके बाद सेकंड जो बंदा था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। सो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ओके was the second Portuguese traveler who arrived in India। ये भारत पहुंचता है। He also discovered the Brazil। याद रखना, ब्राजील को खोजने वाला यदि कोई शख्सियत था, तो उसका नाम था पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। Pedro Alvarez Cabral also discovered the Brazil while he was moving towards the India। इंडिया के आने के पहले उसने उसे खोजते हुए फिर वो भारत पहुंचता है, ठीक है। फिर अब क्या हुआ यहाँ पर? अब इसके बाद ठीक है, फिर क्या होता है? इनकी फैक्ट्री ओपन होती है। चलो अपन बात करते हैं इनकी फैक्ट्रीज की। तो देखो, ये लोग कहीं पर पहुंचते हैं, तो कहाँ पहुंचते हैं? सबसे पहले कैलिकट में पहुंचे, उस राजा जिसने स्वागत किया। तो देख रहे हो, है ना, ये कैलिकट है ना। यहाँ पर सबसे पहले ये लोग पहुंचे। अब इसके बाद इनकी अब 1503 से ओके क्या होती है? फैक्ट्रीज ओपन होती है ना। तो अब देखोगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री आप देखोगे, इट वाज ओपन इन द कोची, है ना। तो पहली फैक्ट्री कहाँ ओपन होती है? ओके, सो फर्स्ट फैक्ट्री मींस जस्ट द स्टोर हाउस। ये सिर्फ एक प्रकार का स्टोर हाउस होता था, ओके, वेयर दे कीप्स देयर कमोडिटीज एंड एक्सपोर्ट टू, है ना, देयर ओके कंट्रीज। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का मतलब कोई क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का स्टोर हाउस होता था, जहां पर ये अपनी कमोडिटीज रखते थे और फिर उसे एक्सपोर्ट कर देते थे, है ना। सो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द पोर्तुगीज इन 1503 वाज ओपन एट द, है ना, कहां पर ओपन होती? एट द कोचीन रीजन। अब देखो, फर्स्ट ट्रेवलर वाज द, है ना, कौन था? वास्को डे गामा। सेकंड वाज द पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, ठीक है। वास्को डे गामा अगेन केम इन इंडिया, ही नेवर वेंट बैक टू द पुर्तगाल। फिर ये पुर्तगाल वापस नहीं गया, ठीक है। इसलिए हमें वास्को डे गामा नगर भी कहीं पर मिलता है, तो गोवा में मिलता है, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री ओपन हुई। फर्स्ट फैक्ट्री वाज ओपन इन 1503 एट द कोचिन। इन 1505 दे ओपन देयर सेकंड फैक्ट्री एट द कॉनूर। चलो देखते हैं अपन। तो देखो, ये आप देखोगे यहाँ पर इनकी ये सेकंड फैक्ट्री वहीं साउथ में देखने को मिल रही है ना। तो पहले कहां पर खुल गई इनकी? कोचीन में। सेकंड कहां पर खुल रही है? कोनूर में इनकी सेकंड फैक्ट्री ओपन हो गई। जब इनकी फैक्ट्री यहाँ पर ओपन हो गई,
तब इन लोगों ने कंपनी बनाई। ओके, व्हेन दे ओपन देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया, thereafter they established the okay particularly company in India जिसका नाम रखा गया Estado da India. So Estado da India was the name of Portuguese company, ठीक है, ये पोर्तुगीज कंपनी थी, ठीक है, which was established in 1505. ये 1505 में बनकर के तैयार हो गई कौन सी, Estado da India, है ना, कौन सी, ओके, जो किसकी कंपनी थी, पोर्तुगीज की कंपनी थी, बनकर के तैयार हुई। अब इस कंपनी का पहला गवर्नर जो आता है उस बंदे का नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ओके, तो ट्रैवलर जो थे वो थे कौन, दो लोग। ओके, क्या क्या नाम थे, फर्स्ट वन वाज दी वास्को डे गामा एंड सेकंड वन वाज दी पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। Okay, अब इस कंपनी Estado da India company was established in 1505. Okay, afterwards, okay, Francisco de Almeida was the first governor of this company who arrived in India. ये भारत में आता है, ठीक है, जिसको वायसराय या अपन ओके क्या बोलते हैं, गवर्नर बोले, ये बंदा आया। अब इसके बाद ठीक है, he wanted to concentrate over the ocean region, ये ओशियन पर कंट्रोल करना चाहते कि किसी भी तरीके से हमें ओशियन पर कंट्रोल करना है, ये किसी का ऑब्जेक्टिव था। इट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। देयरफॉर ही स्टार्टेड अ न्यू पॉलिसी टर्म्ड एज द ब्लू वाटर ओशियन पॉलिसी। सो ब्लू वाटर ओशियन पॉलिसी हैज बीन डिजाइन्ड बाय द फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक है। अब देखो क्या था, he wanted to concentrate over the Indian Ocean, ये इंडियन ओशियन में ओके क्या करना चाहता था, अपना कंट्रोल जमाना चाहता था। इसी समय अब क्या होता है दोस्तों, इसी समय ठीक है इसका अपोज होना चालू। आखिर ये क्या थी, ब्लू वाटर ओशियन पर। अंडर दिस ब्लू वाटर ओशियन पॉलिसी एनीवन if voyages through the Indian Ocean or Arabian Ocean they need to pay the taxes। कोई भी शख्सियत यदि इंडियन ओशियन या अरेबियन ओशियन से जाएगा तो उसे टैक्स पे करना होगा। दैट सिस्टम हैज बीन टर्म्ड एज द कार्ड्स, इसी को कार्ड्स भी बोलते थे, है ना। तो ब्लू वाटर ओशियन पॉलिसी इट मींस ही वांटेड टू कंसंट्रेट ओवर द ओशियन, ठीक है, ओशियन पर कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है, इसलिए कि कोई और यूरोपियंस गुजरेगा ओके हम लोगों ने खोजा है तो हम लोगों की मोनोपोली होनी चाहिए इस पर ओके ओशियन पर, इसलिए दे नीड टू पे द टैक्सेस इफ दे यूज सच रूट, है ना, उनको टैक्स पे करना होगा। यहीं पर अब दूसरी कंट्रीज का अपोज होना चालू हुआ, है ना, कंट्रीज हो गए, रीजन्स हो गए जिन्होंने अपोज करना चालू किया किसका, ओके किसकी पॉलिसीज को, ओके फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पॉलिसीज को, जो उसने ये लेकर आया था ब्लू वाटर ओशियन पॉलिसीज को। ओके इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हमें किसी भी तरीके से रोकना है। देयरफॉर इजिप्ट एज वेल एज ओके गुजरात ओके तुर्किश दे कंबाइंडली अटैक्ड ओवर द फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इजिप्ट ने, गुजरात ने ओके तुर्किश नवल फोर्सेस ने कंजॉइंटली अटैक किया किसी के ऊपर, दे अटैक्ड ओवर द फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के ऊपर अटैक किया। ओके दैट बैटल हैज बीन कंसीडर्ड एज द बैटल ऑफ द चूल, इसको जो बोलते हैं ये बैटल ऑफ चूल बोलते हैं, है ना। देखो है आप, है ना, देखो ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ठीक है, ये जो है ये है क्या दोस्तों, है ना, ये चूल है, इस जगह पर ये बैटल होता है। पहली बार तो ये हार गया, बट ऑन द नेक्स्ट टाइम he defeated the combined forces of the Turk, okay, as well as the Gujarat, और हो गया कौन सा, इजिप्ट, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, है ना। यहाँ बाजीगर कोई बना तो कौन बनता है दोस्तों, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, एंड दे एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर द इंडियन ओशियन। यहीं से इनकी मोनोपोली होगा। ये कब तक मोनोपोली रहती है, मतलब ये जो एरिया है, ऑल दिस एरिया केम अंडर द पोर्तुगीज, ये कब तक रहेगी, जब तक एक मेजर बैटल हम लोग जब ब्रिटिश पढ़ेंगे तो ब्रिटिश के समय
एक मेजर बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सॉली। ओके, ये बैटल ऑफ सॉली वो बैटल है जिसमें 1612 में ओके द मोनोपोली ऑफ द पोर्तुगीज वर एंडेड ओवर द इंडियन ओशन बिकॉज ब्रिटिश डिफीटेड द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज को किसी ने डिफीट कर दिया दोस्तों। तो वो डिफीट करते हैं, कौन होगा ये, ठीक है, कौन, ब्रिटिश। जिसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश की फैक्ट्री जो हम पढ़ेंगे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सूरत, सूरत में एस्टैब्लिश हुई। लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया, पूरा ओशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। किसने कर लिया था, ओके ये कौन करता है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, है ना, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर और वायसराय ऑफ द ओके कौन सी कंपनी थी, ओके याद करो, अपन ने अभी पढ़ा एस्टाडो द इंडिया कंपनी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1505। अब देखो दूसरा शख्सियत जो यहाँ पर आता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो क्या किया उसने, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने ओके मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली, और यहीं पर बोलते हैं, ठीक है, ही कन्वर्टेड इंडियन ओशन एज द पोर्तुगीज ओशन। पूरा इंडियन ओशन को किसी नाम से कन्वर्ट कर दिया, तो पोर्तुगीज ओशन के नाम से कन्वर्ट कर दिया था, है ना, मतलब पूरा अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। फिर आता है नेक्स्ट दूसरा गवर्नर हु इज कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, ओके नेम्ड एज द अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब दूसरा शख्सियत जो भारत पहुंचा उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। Alfonso the Albuquerque has been considered as the real founder of the Portuguese power in India because he started the policies of the imperialism. Imperialism की पॉलिसीज किसी के द्वारा स्टार्ट की गई दोस्तों, तो वो स्टार्ट की जाती है किसके द्वारा, ओके किसके द्वारा, ओके फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद कौन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब देखो क्या है इसका मतलब, क्या होता है, ओके ही अटैक ओवर द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। इसने भारत की टेरिटरीज पर अटैक किया। कैसे, देखो सबसे पहले इस शख्सियत ने किसी को हराता है, ही डिफीटेड अल्फांसो द अल्बुकर्क, ओके हैज बीन कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। क्यों ऐसा, बिकॉज ही स्टार्टेड पॉलिसीज ऑफ इंपीरियलिज्म, मतलब किसी दूसरी की टेरिटरीज पर इंटरफेयर करना चालू कर दिया। He defeated the बीजापुर किंग आदिल शाही। आदिल शाही जो बीजापुर आज कर्नाटका का एरिया है, इनको डिफीट किया एंड ऑब्टेन द गोवा। गोवा को इन्होंने ऑब्टेन कर लिया। लेकिन अभी क्या है ना, तो इनकी क्या है कैपिटल बनती है। इसने किसी को अपना हेडक्वार्टर या कैपिटल को बना करके रखा था, कोई नहीं, कोचीन को बना के रखा था। तो यहां पर क्या है, Alfonso the Albuquerque has been considered as the real founder of the Portuguese power in India. He captured over the Goa region while defeating the king of the Bijapur Adil Shahi. इन्हीं से गोवा ऑब्टेन किया, एंड अब गोवा क्या हो गया, इसकी टेरिटरी तो बन गया, बट his headquarter or capital was the Cochin because it was the earliest factory of the Portuguese in India. फिर धीरे धीरे करके इनकी फैक्ट्रीज भारत में बढ़ती है। अब आप देखोगे दोस्तों, है ना, क्या है, पोर्तुगीज में यही वो बंदा था, ठीक है, जिसको अपन रियल फाउंडर बोल रहे हैं। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ऑल ओवर द ओशियन रीजन, ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब आप देखोगे कहां से, इंडोनेशिया से लेकर के इंडोनेशिया से लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर, पर्शियन गल्फ तक, इतना बड़ा किसी का एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया, तो पोर्तुगीज ने एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। यही कौन था, कौन, अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, हु आल्सो प्रोहिबिटेड सती प्रैक्टिसेस ओवर द गोवा रीजन। गोवा में सती प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने वाला यदि कोई शख्सियत था, तो वो था कौन दोस्तों, याद रखना, उसका क्या नाम है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने, ठीक है, गोवा में देखा कि यार ये क्या है, ये लोग कैसे, इंडियंस जो हैं वो किस तरीके से, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो लोग कैसे अपने अपने
पति की चिता में अपने आप को सेक्रीफाइस कर दी, तो धनुष एकदम से अचंभित हो गया कि यार ये हो क्या रहा है इंडिया में। तो उसने जैसे ही गोवा इनके अंडर में आ चुका था, ही प्रोहिबिटेड यूरोपियन प्रैक्टिसेस, ही प्रोहिबिटेड सती प्रैक्टिसेस इन द गोवा रीजन। गोवा में इसने प्रोहिबिट कर दिया। तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने रिफॉर्म्स करना चालू कर दिए, जिसमें हमें सबसे पहला यही दिखता है यूरोपियन, जिसने सती प्रैक्टिसेस पर रोक लगा दी। अब उसके बाद ठीक है, पोर्तुगीज स्टार्टेड कैप्चरिंग मेजर टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। तो आप देखोगे जैसे जैसे करके दे एक्सटेंडेड देयर टेरिटरीज ओवर द दीव, दमन, चोल, बसा एंड सेंट थोमे। ठीक है, ये सभी के सभी फैक्ट्रीज किसी की बढ़ती चली गई, तो वो हमें देखने को मिलती है किसकी, पोर्तुगीज की। तो ऐसे पोर्तुगीज ने भारत में अपना एक्सटेंशन करना चालू कर दिया, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ऑल दिस टेरिटरीज, है ना, ये किसी की टेरिटरीज हैं, ये सभी पोर्तुगीज की टेरिटरीज हैं। इस्तादो द इंडिया जो इनकी कंपनी थी, धीरे धीरे करके उन्होंने भारत के हर एरिया, चाहे वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, हर जगह पर कैप्चर करना चालू कर लिया। लेकिन मेजर टेरिटरीज जो होती है वो फिर होती है गोवा, गोवा, दमन, दीव, है ना, ये क्या थी, इनकी मेन टेरिटरीज होती है। गोवा को हेडक्वार्टर या कैपिटल बनाने वाला कोई बंदा था, ठीक है, तो उसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, है ना, ट्रांसफर्ड हिज हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। कोचीन से गोवा किसी ने हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया था, तो वो नीनो डी कुन्हा, जो हमें बाद में अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बाद बंदा मिलता है, जिसने ये कैपिटल ट्रांसफर करी थी कोचीन से गोवा। अब पोर्तुगीज ने भारत को दिया क्या क्या है, देखो, मेजर थिंग्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन केम इन इंडिया, that phase has been considered as the beginning of the modern history। उसी के बाद आप देखोगे they introduced the tobacco, potato, tomato, है ना, तो जितना भी हो गया पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, पाइनएप्पल, ग्राउंड नट, कैश्यू, है ना। फिर उसके बाद शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, एज वेल एज दी, यदि आप देखोगे क्या हो गया, पपाया, ऑरेंज, लीची, ऑल दीज थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। आलमंड्स वगैरह जो हो गया, ये सभी कोई लेकर के आए, तो पोर्तुगीज भारत में लेकर आए। पोर्तुगीज आल्सो इंट्रोड्यूस रेड चिलीज इन इंडिया, ठीक है, रेड चिलीज भारत में इंट्रोड्यूस करी, तो लेकर के गए क्या, मसाले, तो बहुत सारी चीजें लेकर के आए जो आज हम कंज्यूम करते हैं, तो रेड चिली भी यही लोग लेकर के आए थे। दे आल्सो इंट्रोड्यूस द मेज इन इंडिया, है ना, मक्का भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड दे आल्सो स्टार्टेड ट्रेड रिलेशंस विद द जापानीज, तो जापानियों के साथ भी ट्रेड रिलेशंस किसी ने स्टैब्लिश किया था, तो पोर्तुगीज ने किया था। एंड फर्स्ट चर्च वाज आल्सो ओपन्ड इन द गोवा, एंड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज आल्सो ओपन्ड इन द गोवा। तो जितना भी ये डेवलपमेंट, ये जो मॉडर्न फेज का है, ये सभी किसी ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, तो पोर्तुगीज ही करते हैं। और इसी के बाद एक नया आर्किटेक्चर भारत में लेकर के आए, उसे बोलते हैं गोथिक आर्किटेक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर मतलब जब भी आप ये यूरोपियंस की बिल्डिंग देखते हो, हमें कुछ अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस स्ट्रक्चर हैज बीन टर्म्ड एज द गोथिक आर्किटेक्चर और रोमन स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। These things has been introduced by the Portuguese in India। ये सभी चीजों को किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो दोस्तों पोर्तुगीज ने किया था। अब इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। देखो, what were the reasons for the decline of Portuguese power in India? देखो, पोर्तुगीज के, ठीक है, इन लोग भारत में आए, बहुत, है ना, इन लोग रहे, लेकिन फिर क्या होता है, आगे चल करके इनका डिक्लाइन देखने को मिला। They promoted Christianity in a excessive manner, खूब ज्यादा क्रिश्चियनिटी प्रमोट करी। जैसे हम अपन पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, तो अकबर ने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था जिसको दीन इलाही बोलते हैं ना। इन 1582 he started a new religion termed as दीन इलाही और तौहीद इलाही। अब, है ना, अकबर ने किया, वहीं अकबर आल्सो एस्टैब्लिश द इबादत खाना,
in 1575. Okay, in 1578 he allowed okay each and every religious communities to participate in it. तो इन लोगों को ऐसा लगा कि अकबर इज इंटरेस्टेड इन दी क्रिश्चियनिटी, तो अकबर को ही इन्होंने करीब 3 बार इसके दरबार में विजिट की थी कि किसी भी तरीके से उसे कन्वर्ट कर सके। ओके, तो एक्सेसिव प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बिकेम द डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। उसके बाद क्या होता, इंटरपर्सनल ट्रेड, ओके करप्शन इज देयर, है ना, जितने भी ऐसे जो है ना वायसराय के गवर्नर वगैरह जो भी हो गए, ये सभी के सभी खुद का ट्रेड भी करने लगे। ओके, जिसके कारण इस्तादो द इंडिया कंपनी ओके बिकेम द लॉस मेकिंग कंपनी, यहाँ पर लॉस चालू हो गया। उसके बाद जब ब्राजील डिस्कवर्ड किया, ओके ब्राजील वाज द अल्टरनेटिव ओके व्हिच प्रोवाइडेड द स्पाइसेस टू द ओके पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज को स्पाइसेस प्रोवाइड करने में किसी का ओके हाथ था, तो अपन बोल सकते हैं ओके किसका, ब्राजील का। ब्राजील प्रोवाइडेड दी ओके अल्टरनेटिव रूट, या अपन बोल सकते हैं दे बिकेम दी सब्स्टिट्यूट ओके फॉर दी ओके इंडिया, इंडिया के एक सब्स्टिट्यूट था, और ये वहां से ब्राजील से भी इनको स्पाइसेस मिल रहे थे, इसलिए इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे ब्राजील के ऊपर शिफ्ट होता चला गया, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, इनके डिक्लाइन का कारण हुआ। इसी के बाद अपन देखते हैं एक फेमस सेंट जो थे जो यहाँ आए थे, जिनका नाम था सेंट जेवियर, है ना। सेंट जेवियर ओके हैज बीन कंसीडर्ड एज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, क्योंकि आप जितने भी स्कूल कॉलेज देखते हो वो हमें किसी संत के नाम पर मिलते हैं, सेंट जेवियर के। तो अब किसके साथ आए थे, जो पोर्तुगीज के गवर्नर थे जिनका नाम था ओके मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा के साथ ये भारत में आए थे, और यहीं से फिर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई, और चर्च भी कहीं पर ओपन हुआ था। तो फर्स्ट चर्च वाज ओपन इन द गोवा, एंड दिस चर्च आल्सो प्रोवाइडेड द जस्टिस, ये जस्टिस भी प्रोवाइड करता था, जिसके कारण लोगों को थोड़ा सा क्या होने लगा, इल्यूजन होने लगा, तो इसलिए लोग घबराने लगे थे इनसे, है ना। सो ऑल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द ओके arrival of the Europeans in India. So in the next class we will discuss about the second Europeans who came in India were the Dutch. डच अब भारत में आते हैं, ठीक है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डच को हम कोई नहीं ओके नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। सो दैट्स ऑल दोस्तों। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ओके एडवेंट और अराइवल ऑफ द ओके डचेस इन इंडिया, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक बढ़िया से ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।